गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, और ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद रिकॉर्ड की जा रही है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने शायद पीछे के सारे वीडियो एवरीथिंग यू हैव क्लियर्ड। इतने दिनों तक अगर जो हमने कोई नई वीडियो नहीं डाली तो आपने पीछे की वीडियो पढ़ ली होंगी। तो काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो में मैंने एक वीडियो डाल दिया था और उसमें बेसिक्स हमने क्लियर कर दिया था। काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें 5 to 10 मार्क्स का इसमें इस चैप्टर से ना आता हो। ओके, तो उस तरह से मैंने इसे रखा हुआ है कि आपका एग्जाम में भी बेनिफिट रहे और यूनिवर्सिटी एग्जाम भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाए और आप काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो के कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, तो देखते हैं हम। तो टाइप्स ऑफ फ्लो, तो मैं लास्ट टाइम तो कुछ बता दिया था इसमें बेसिक्स। अब टाइप्स ऑफ फ्लो और उसके एग्जांपल्स, ये डायरेक्ट एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं जैसे कि मैंने रखे हुए हैं। ओके, तो सबसे पहला मैंने फ्लो रखा हुआ स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। सबसे पहले क्या रखा हुआ, स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। स्टडी फ्लो मैंने बताया था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम, दैट इज नोन एज द स्टडी फ्लो। ओके, तो जब किसी मशीन को आप स्टार्ट करते हो तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इस प्रॉपर्टीज स्टार्ट टू चेंज। तो जैसे जैसे आपने स्टार्ट स्टार्ट करा, वो स्टार्ट हुई, इट विल टेक द 10 to 20 मिनट्स। ओके, 10 से 20 मिनट लगेंगे उसे अपनी एक्चुअल कंडीशन में रनिंग करने के लिए, तब तक वो अनस्टडी स्टेट में चलेगी। टाइम के हिसाब से प्रॉपर्टी उसकी चेंज होंगी। बट आफ्टर सर्टेन टाइम, लाइक कंप्रेशर, टर्बाइंस, ये जितने भी डिवाइस होते हैं, आफ्टर सर्टेन टाइम दे आर मूविंग एट स्टडी स्टेट कंडीशंस। उनकी प्रॉपर्टीज एकदम कांस्टेंट हो जाती है, उसके हर पॉइंट का टेम्परेचर, प्रेशर, वेलोसिटी, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। तो स्टडी फ्लो मैंने बताया था कि द इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम देन इट इज नॉट एज स्टडी फ्लो। तो ये है स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। तो मैंने बताया कि कोई पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है और अगर जो कांस्टेंट डिस्चार्ज पे फ्लो है तो हम स्टडी फ्लो कहेंगे। और यूनिफॉर्म भी है, तो यूनिफॉर्म का मतलब लोकेशन के हिसाब से वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो एग्जांपल क्या है, फ्लो एट कांस्टेंट रेट, फ्लो एट कांस्टेंट रेट थ्रू ए डक्ट ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ये एज इट इज एग्जाम में आता है और ऐसे ही पूछा जाता है। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि अगर कहीं पे आपको स्टडी फ्लो मिलता है तो इसका मतलब डिस्चार्ज उसका कांस्टेंट है। तो जहां पे भी स्टडी फ्लो मिले आप बोल दो डिस्चार्ज कांस्टेंट है, और जहां पे यूनिफॉर्म फ्लो मिले वहां पे एरिया कांस्टेंट है, यानी कि पाइप विद यूनिफॉर्म डायमीटर। इसीलिए लिखा फ्लो एट ए कांस्टेंट रेट थ्रू ए डक्ट ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ओके, इसके बाद आता है स्टडी और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब है द एरिया इज चेंजिंग। When the area is changing, the every section have the different velocity over the pipe. So flow at varying rate, sorry, we study non-uniform flow, flow at constant rate through a duct of non-uniform cross section. Okay, अब अनस्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो, मतलब फ्लो जो है वेरी कर रहा है, अनस्टडी है तो फ्लो एट वेरिंग रेट थ्रू ए लॉन्ग स्ट्रेट पाइप ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन। सिंपल है। इसके बाद अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, फ्लो एट वेरिंग रेट्स थ्रू ए डक्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन। ओके, तो ये चार चीजें हैं, स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो, स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो ये आप एकदम रट लें बढ़िया से, ये एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। तो मैंने 1 डायमेंशन में कंटिन्यूटी इक्वेशन लास्ट टाइम पे प्रूव करा दी थी। तो मैंने बताया भी था आपको, कंटिन्यूटी इक्वेशन इज नथिंग बट इट इज द कंजर्वेशन ऑफ मास। So we have considered the mass of the fluid remain constant. The mass of the fluid is conserved. It will not change. Suppose there is a pipe. अगर कोई ये टैंक है, ओके, ये टैंक है, इसका ये इनलेट है यहाँ पे 1 सेक्शन पे, और यहाँ 2 पे आउटलेट है, और फ्लो इस तरह से हो रहा है। नाउ इट विल कलेक्टेड एंड मूव आउट टू द दिस कंट्रोल वॉल्यूम। इसे हम कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं। इस एरिया, इस वॉल्यूम को कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं सीबी से। जब आप पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ा होगा तो आपने ये सब देखा होगा। तो जितना मास जो है इस कंट्रोल वॉल्यूम में गया और जितना बाहर गया, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर स्टोर्ड के बराबर होगा। हम ये मानते हैं, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास है। द टोटल मास going
into the system minus total mass out for the system is equal to net change in mass of the control volume. This is the conservation of mass equation और द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर ए कंट्रोल वॉल्यूम। तो यही हम लगा के देखेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स में किस तरह से वैलिडिटी इसकी प्रूव करते हैं। ओके, तो एक डेरिवेशन है छोटा सा, ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, हम लोग देखते हैं इसे। तो मैंने मान लिया कि लेट देयर इज ए स्मॉल एलिमेंट, कोई छोटा सा एलिमेंट है, इसकी जो लेंथ है, दिस इज द x direction, this is the y direction and this is the z direction. This is the small element, so this length is the dx parallel to x direction, this length is the dy and this is the dz. okay, तो अगर जो द मास ऑफ, अगर देखा जाए इसका मास कितना होगा इस एलिमेंट का, तो x डायरेक्शन में कुछ मास जो है इधर से एंटर करेगा, कुछ मास जो है यहाँ से बाहर निकलेगा, एंड सम मास इज स्टोर्ड इनसाइड दिस कंट्रोल वॉल्यूम, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, तो हम देखेंगे कितना मास एंटर करेगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग इन एक्स डायरेक्शन। सिंपल, एक्स डायरेक्शन में देखा तो मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बताई थी, रो डेंसिटी इनटू द एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो एंड द वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। तो मैंने मान लिया कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है u है, बाई डायरेक्शन में v है और z डायरेक्शन में w है। तो डेंसिटी कितनी होगी, रो, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी u, एरिया कितना है इसका, तो एरिया कौन सा, ए बी सी डी, ए बी सी डी का एरिया कितना है, डी वाई इंटू डी जेड, डी वाई डी जेड। तो ये मास जो है एंटर किया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, मास ऑफ द फ्लूइड लीविंग फ्रॉम फेस ई एफ जी एच इन एक्स डायरेक्शन। ओके, तो कितना बाहर की तरफ निकलेगा, तो ये स्मॉल एलिमेंट है डेल्टा एक्स, तो हम इससे क्या करते हैं कि रो यू डी वाई डी जेड, ओके, प्लस कितना चेंज आएगा मास में, डेल वाई डेल एक्स, रो यू डी वाई डी जेड, ये टेलर एक्सपेंशन होता है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, इससे हम करके करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो गेन इन मास इन एक्स डायरेक्शन, तो गेन इन मास इन एक्स डायरेक्शन कितना हो गया, जो फेस ए बी सी डी से एंटर किया, रो यू डी वाई डी जेड, ओके, माइनस रो यू डी वाई डी जेड प्लस डेल वाई डेल एक्स, रो यू डी वाई डी जेड इंटू डी एक्स। ओके, तो अगर माइनस करेंगे तो टोटल गेन इन एक्स डायरेक्शन, टोटल गेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू आएगा माइनस डेल वाई डेल एक्स रो यू डी एक्स डी वाई डी जेड। इसी तरह से अगर मैं y डायरेक्शन में निकालूं तो टोटल गेन इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल वाई रो इंटू वी डी एक्स डी वाई डी जेड। अगर इसी तरह से मैं z डायरेक्शन में निकालूं तो आपका आएगा माइनस डेल जेड रो डब्लू डी एक्स डी वाई डी जेड। तो टोटल गेन कितना आया, टोटल जो गेन आया दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस डी एक्स डी वाई डी जेड और डेल एक्स रो यू प्लस डेल वाई रो बी प्लस डेल वाई
डेल जेड रो डब्ल्यू, ये आएगा टोटल गेन। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास the whole mass of the fluid is constant, so the total gain in mass is equal to the net change in mass of the control volume। तो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कितना सिस्टम के अंदर मास था, जो सिस्टम था उसके अंदर मास कितना था, टोटल मास इन दी कंट्रोल वॉल्यूम, तो कितना है, डेंसिटी इनटू द टोटल वॉल्यूम dx dy dz, ये टोटल मास हो गया। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कितना हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, इस टाइम में मास का कितना चेंज आया, तो रो dx dy dz, ठीक है। तो यहां से देखा जाए तो आ गया ये डेल टी रहेगा, डेल वाई डेल टी dx dy dz, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन दोनों को आप इक्वल कर दो, तो जब आप इन दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस dx dy dz डेल वाई डेल एक्स रो u प्लस डेल वाई रो v प्लस डेल वाई डेल z रो w इज इक्वल टू डेल रो वाई डेल टी इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड, इससे ये कैंसिल आउट और इक्वेशन हमारी आ गई दो, डेल रो वाई डेल टी प्लस डेल वाई डेल एक्स रो यू प्लस डेल वाई रो बी प्लस डेल वाई डेल जेड रो डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज नोन एज द कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन है इन 3 डायमेंशंस, ये 3 डायमेंशंस में कंटिन्यूटी इक्वेशन है। तो 3D के लिए आप ये कंटिन्यूटी इक्वेशन याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटिन्यूटी इक्वेशन है और इससे लगातार न्यूमेरिकल्स आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा कोई साल नहीं जाएगा जिसमें इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो इस इक्वेशन को आप रट के रख लें, डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल वाई डेल एक्स रो यू प्लस डेल वाई रो बी प्लस डेल वाई डेल जेड रो डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। दिस इज नोन एज द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशंस वेयर u, v, w are the velocities of fluid in x, y, z directions। ओके, बस इतना आप याद रखें, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन, ओके, दिस इज द फाइनल कंटिन्यूटी इक्वेशन जो मैंने प्रूव कराई, डेल रो बाई डेल टी डेल वाई डेल एक्स रो यू प्लस डेल वाई रो बी प्लस डेल वाई डेल जेड रो डब्ल्यू। This is well known equation for compressible flow in Cartesian coordinate system, ठीक है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में है। तो सबसे पहला तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर थोड़ा कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द डाइवर्जेंस ऑफ रो इनटू वी। ओके, ये आपका डेल ऑपरेटर है, तो डेल ऑपरेटर तो आपको पता ही है क्या होता है, डेल वाई डेल एक्स मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, प्लस डेल वाई जे प्लस डेल जेड इंटू के यूनिट वेक्टर, ये आपने सब पढ़ रखा होगा। पहले हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने ये सब पढ़ रखा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लें, डेल ऑपरेटर, ग्रेडियंट, कर्ल ऑफ वेक्टर, ये सब पढ़ रखा होगा, है ना। तो स्टडी फ्लो के केस में देखते हैं, तो पहले मैंने बताया था स्टडी फ्लो के अंदर द प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंजिंग विद द टाइम, तो आपका डेल रो बाई डेल टी क्या हो जाएगा, 0। तो इस इक्वेशन से डेल बाई केस फर्स्ट है स्टडी फ्लो, तो डेल रो बाई डेल टी खत्म, तो इक्वेशन रह गई आपकी ये। तो कभी कभार गेट वगैरह में इतनी इक्वेशन देके पूछ लेता है, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर, तो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ओनली फॉर स्टडी फ्लो। इसके बाद आता है इनकम्प्रेसिबल फ्लो, तो इन द केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लो द डेंसिटी इज कांस्टेंट, सो व्हेन द डेंसिटी इज कांस्टेंट, यहाँ से देखो यहाँ डेंसिटी कांस्टेंट है, तो इक्वेशन घट के कितनी रह जाएगी, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, तो इक्वेशन रह गई इतनी। तो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, तो ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए वैलिड है
स्टडी एंड स्टडी दोनों वैलिड है. सो ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यू इक्वेशन इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो. तो कंटिन्यू इक्वेशन बेस पे ये डिटरमाइन करना है कि स्टडी एंड स्टडी बड़ा डिफिकल्ट होता है. बिकॉज ऑफ दैट इससे डेंसिटी टर्म ही गायब हो जाता है, इसमें टाइम का टर्म ही गायब हो गया. ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों इक्वेशन हैं स्टडी फ्लो के लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, आप इसे याद कर लें. इसके बाद देखो कंटिन्यू इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. अभी आपने पढ़ा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन में था. ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल सिस्टम है. और ये इसमें जो वेरिएबल यूज होते हैं वो फ्लूइड में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि फ्लूइड का जो फ्लो है वो पाइप के अंदर है, और पाइप एक तरह का सिलेंड्रिकल बॉडी है. तो इसमें क्या होता है कि तीन पैरामीटर होते हैं, आर, थीटा एंड जेड. ठीक है, इन तीन पैरामीटर्स में हम किसी अदर वेरिएबल को मेजर करते हैं. तो आर क्या होता है? रेडियस. थीटा एंगल अराउंड पेरिफेरी, अराउंड. एंड जेड इज द एक्सियल डायरेक्शन. तो जैसे कोई पाइप है, जैसे ये पाइप है, ठीक है, तो इसकी ये डायरेक्शन, दिस इज द एक्सियल डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में तो हम जेड डायरेक्शन को मेजर करेंगे. पेरिफेरी की डायरेक्शन में दिस इज द थीटा डायरेक्शन, हम रोटेशन जो है थीटा डायरेक्शन से मेजर करेंगे. और सेंटर से अगर हम इस डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन में कहीं पे मूव करेंगे, दिस इज द रेडियल डायरेक्शन आर. तीन पैरामीटर हैं. ठीक है, ये आप लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है. मैंने थोड़ा सा इसका आइडिया आपको दे दिया. ठीक है ना. तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कंट्रीब्यूशन होती है वो क्या होती है, वो आप देखें. कभी कभार एग्जाम में पूछ ली गई है. तो जैसे मैंने बताया कि हमेशा ध्यान रखो, जैसे आपने लिखा डेल एक्स बाई डेल वाई, सॉरी, जैसे आपने लिखा कि डेल यू बाई डेल एक्स, वैसे ही अब जैसे, और डेल बी बाई डेल वाई, और डेल डब्ल्यू डिवाइड बाई डेल जेड. तो तीन वेलोसिटी थी यू बी डब्ल्यू किस डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में. अब यहाँ पे तीन वेलोसिटी हो जाएंगी. रेडियल वेलोसिटी वी सफिक्स आर, वी सफिक्स थीटा टेंजेंशियल वेलोसिटी, एंड वी सफिक्स जेड किस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में, थीटा डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इस तरीके से वर्क करेंगे. तो पहले हम कैसे लिखते थे, देखो हम लिखते थे डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल बी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू डिवाइड बाई डेल जेड. अगर सपोज करो कहीं लिखा है. अब हम इसे ऐसे ही लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, डेल बी आर बाई डेल आर प्लस डेल बी थीटा बाई डेल थीटा. जहां पे भी नीचे डेल थीटा लिखा हो वहां वन बाई आर से मल्टीप्लाई कर लो, ध्यान रखो. प्लस डेल, अब हमारा तीसरा कंपोनेंट बना बचा. तीसरा कंपोनेंट कौन सा, जेड डायरेक्शन, तो हम जेड लिखेंगे. तो वी जेड डिवाइड बाई डेल जेड इक्वल टू जीरो लिख देना चाहिए, लेकिन रेडियल में थोड़ा चेंज होता है, तो वी आर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू जीरो. तो ये वाली देखो फाइनल इक्वेशन है जो कि मैंने इस तरह से लिखा था. तो इट इज वैलिड फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो. तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए कंटिन्यू इक्वेशन ये रिड्यूस होके ये आ जाती है, जिसे आपको याद जरूर रखना है. ओके, बाकी अलावा देखो जैसे पहले लिखा था डेल रो बाई डेल टी वन बाई आर, ये इस तरह से बड़ी इक्वेशन है. तो ये तो आप याद रख नहीं पाएंगे, तो इसे याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन इसे आप याद रख लें. डेल बी आर बाई डेल आर प्लस वन बाई आर डेल बी थीटा बाई डेल थी प्लस डेल बी जेड बाई डेल जेड और प्लस बी आर बाई आर को ऐड कर दो. ओके, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशन आप याद रख पाएंगे, क्योंकि कहीं कहीं यूज करने के लिए भी आ जाती है. इसके बाद आते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. तो ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे हम फ्लूइड की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों फाइंड आउट करते हैं. तो सेम है, द वेलोसिटी फील्ड इज डिफाइंड एज, वेलोसिटी फील्ड हम डिफाइन करते हैं वेक्टर में, हम डिफाइन करेंगे तो वेक्टर में वी वेक्टर इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के यूनिट वेक्टर. इस तरह से डिफाइन करेंगे जैसे मैंने किया है. वेयर यू वी डब्ल्यू आर द वेलोसिटीज इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन. सो एक्सेलरेशन एक्स वाई जेड डायरेक्शन आज गिवन बाई, ये आप याद कर लेंगे. ठीक है, तो ए एक्स इज इक्वल टू, जैसे एक्सेलरेशन मुझे ए एक्स लिखना है तो डेल यू बाई डेल टी प्लस, अब हमें एक्स डायरेक्शन में लिखना है तो यू को हमेशा डिफरेंशिएट करना है, यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस बी डेल यू बाई डेल वाई
प्लस डब्ल्यू डेल यू बाई डेल जेड। तो यहाँ देखो डिफ्रेंशिएशन सिर्फ डेल यू बाई डेल जेड का ही हो रहा है, बाकी यू वी डब्ल्यू इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डेल यू बाई डेल टी। अब आपको ए वाई लिखना है अगर जो, तो डेल वी बाई डेल टी प्लस डेल बी बाई डेल एक्स, यहाँ लिख लें डेल बी बाई डेल वाई, और यहाँ लिख लें डेल बी बाई डेल जेड, और यू बी और डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, उनके बीच में प्लस कर दें तो याद हो जाएगा। जेड डायरेक्शन में लिखनी है तो डेल डब्ल्यू बाई डेल टी प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स और डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई और डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, और यू से मल्टीप्लाई कर दें, वी से मल्टीप्लाई कर डब्ल्यू से कर दें प्लस और प्लस। तो ये एक्स वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में क्या है, एसलेशन आ गया। तो अगर ए एक्स ए वाई ए जेड आपने निकाल लिए हैं तो टोटल एसलेशन क्या होगा, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर। तो आपका जो रिजल्टेंट एसलेशन है मैग्नीट्यूड में वो ये हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो सिंपल सिंपल चीजें हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप इन्हें समझ लें एक बार ठीक से, ठीक है। इसके बाद फंडामेंटल फंडामेंटल ऑफ फ्लो विजुलाइजेशन। तो फ्लो को हम विजुलाइज करते हैं, कभी कभार क्या करते हैं, फ्लो विजुलाइज हो किस तरह से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लो विजुलाइजेशन टेक्निक रखते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभार आप जैसे पूजा वगैरह करते हैं तो देखा होगा अगरबत्ती जला के रख देते हो कहीं, हमने जैसे मान लिया दीवार वगैरह में उसे इंसर्ट कर दिया, तो उसमें से धुआं निकलता रहता है एंड वो एयर में इधर उधर फ्लो करता रहता है, तो हमें दिखाई देता है कि स्मोक जो है छत पे पूरा या घर की मतलब इधर उधर छा गया, वो किस तरह से फ्लो कर रहा है आपको फ्लो होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इट इज ए फ्लो विजुअलाइजेशन टेक्निक एक तरह की, ये एक तरह की फ्लो विजुअलाइजेशन टेक्निक है। सेम हम फ्लूइड में इसी तरह से करते हैं और इसी तरह से रिसर्च होती है। तो देर आर फोर फ्लो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स आर यूज्ड इन फ्लूइड मैकेनिक्स। नंबर वन इज पाथ लाइन, सेकंड इज स्टीम लाइन, स्ट्रीक लाइन एंड टाइम लाइन। तो चार तरीके हैं जिनसे फ्लो विजुअलाइजेशन करते हैं। तो नंबर वन इज द पाथ लाइन। तो पाथ लाइन है आपकी, ये पाथ लाइन इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये पाथ लाइन इज द लैग्रेंजियन अप्रोच जो कि मैंने पढ़ाई है। द पाथ लाइन के इंटरसेक्ट नंबर ऑफ टाइम इटसेल्फ। तो पाथ लाइन क्या है कि सिंपल सा किसी पार्टिकल्स का एक पाथ है, वो कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, हम वो ट्रेस करते हैं और वो हम फाइंड आउट करते हैं कि वो किस तरह से मूव कर रहा है। तो दिस इज द पाथ लाइन। द पार्टिकल्स विल मूव फॉर ए लॉन्गर टाइम and we will see the journey of the particle and it is nothing but it is the path line। पाथ लाइन के साथ अच्छी चीज ये है कि पाथ लाइन कहीं पे कट कर सकती है, जैसे मान ली एक बार कट कर दिया, दूसरी बार अपने आप को खुद बीच बीच में कट कर सकती है, इस तरह से कहीं से भी मूव कर सकते हैं। दिस इज द पाथ लाइन। ओके, अब बात करते हैं स्ट्रीम लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर साल क्वेश्चन आता है। ओके, इसकी डेफिनेशन से भी, इसकी इक्वेशन से भी। तो स्ट्रीम लाइन आर इमेजिनरी लाइंस in a fluid flow drawn in such a manner that the flow velocity is always tangential to them. The equation of a streamline is dx by u is equal to dy by v is equal to dz by w. This is the equation of streamline, जहाँ पे u आपकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी, v आपकी y डायरेक्शन की और w आपकी z डायरेक्शन की वेलोसिटी है। तो स्ट्रीमलाइन एक्चुअली है क्या कि सपोज देयर इज ए फ्लो, ये कोई फ्लो है, तो अगर ये फ्लो है तो इसकी जो टेंजेंट होगी किसी पॉइंट में, मान लीजिए ये आपकी इस पॉइंट पे है, दिस इज टेंजेंट। ओके, तो दिस टेंजेंट रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ दिस फ्लो एंड दिस इज द स्ट्रीमलाइन। सो यही कह रहा है स्ट्रीमलाइन इज इमेजिनरी लाइन इन द फ्लूइड फ्लो ड्रॉन इन सच ए मैनर दैट द फ्लो वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू देम। फ्लो वेलोसिटी हमेशा उनके टेंजेंशियल ही रहेगी, तो दिस इज द स्ट्रीमलाइन, दिस इज द स्ट्रीमलाइन एंड द फ्लो वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू देम। ओके, तो प्रॉपर्टीज की क्या है, द स्ट्रीमलाइन कैन नॉट कट इटसेल्फ। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्ट्रीमलाइन ऐसी जा रही है और एक इधर से जाए और ऐसी कट कर जाए, तो इट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज ऑफ दैट एक पॉइंट पे दो टेंजेंशियल वेलोसिटी नहीं हो सकती, एक पॉइंट पे दो टेंजेंट हमें नहीं बना सकते एक ही डायरेक्शन में, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये अपने आप को बार बार इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ऐसे ऐसे नहीं कर सकती। ये पाथ लाइन तो हो सकती है लेकिन स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकती, तो ये आप समझ लें अच्छे से। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांसलेशन विदाउट डिफॉर्मेशन एंड रोटेशन। तो जब फ्लूइड फ्लो करता है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो फ्लूइड है उसकी पार्टिकल्स के बीच में डिफॉर्मेशन आता है, कहीं की पार्टिकल्स रोटेट करते हैं, कभी कभार पार्टिकल्स जो है रोटेट नहीं करते, एज इट इज जाते हैं।
तो वो किस तरह का फ्लो है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला है ट्रांसलेशन विदाउट डिफॉर्मेशन एंड रोटेशन। तो आप यहाँ देख रहे होंगे देयर इज ए वन फ्लूइड एलिमेंट, ये कोई फ्लूइड एलिमेंट है, इसकी लेंथ जो है डेल्टा एक्स और ये डेल्टा वाई है। ओके, ये अपनी जर्नी के दौरान कई पॉइंट से, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचा, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे पहुंच गया, तो ट्रांसलेशन तो हो गया, लेकिन इसकी लेंथ में कहीं चेंज नहीं आया। यहाँ पे भी डेल्टा एक्स, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स, यहाँ पे भी डेल्टा वाई, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? ऐसा तब पॉसिबल होगा व्हेन द फ्लो इज यूनिफॉर्म, u इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड v इज इक्वल टू कांस्टेंट, u और v दोनों ही कांस्टेंट हो, तब ऐसा पॉसिबल है। तो वही बताया है, इन द एब्सेंस ऑफ डिफॉर्मेशन रोटेशन देयर विल बी नो चेंज इन द लेंथ ऑफ द साइड्स or the included angle made by the sides of the fluid element. The sides are displaced parallelly. This is possible when the flow velocity u v w are neither a function of x nor the y. In other words, the flow velocity is totally uniform. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये डायरेक्ट गेट और आईईएस में पूछा गया है कि ट्रांसलेशन विदाउट डिफॉर्मेशन रोटेशन कब होगा। तो वो यूनिफॉर्म फ्लो में होगा जब वेलोसिटी दो कांस्टेंट होगी आपकी। अब दूसरा देखते हैं कि ट्रांसलेशन एंड डिफॉर्मेशन विदाउट रोटेशन। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ये कोई फ्लूइड एलिमेंट है ए बी सी डी, ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे पहुंच गया, लेकिन इसकी जो ये साइड्स हैं 1 और 2, इनके बीच के एंगल हमेशा कांस्टेंट रहा, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, तो रोटेशन नहीं हुआ, लेकिन लेंथ चेंज हो गई ए बी से, ये ए बी इतनी थी और अब ए बी यहाँ बढ़ गई, एक्स्ट्रा इतनी बढ़ गई, तो ये क्या हो गया? डिफॉर्मेशन, बट नॉट रोटेशन। ऐसा कब पॉसिबल होगा? व्हेन यूज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड वी इज द फंक्शन ऑफ वाई ओनली। तो जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन के वेरिएबल से चेंज हो, बी डायरेक्शन वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी केवल वाई डायरेक्शन के वेरिएबल से चेंज हो, तभी ऐसा। ठीक है, तो अब देखो इसमें, तो ये जो डायमेंशंस है ए बी, वो डेल्टा एक्स थी, अब कितनी हो गई? डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में इतना ट्रेवल कर गया, डेल्टा टी टाइम में डेल बी बाई डेल वाई इंटू डेल्टा वाई डेल्टा टी ट्रेवल कर गया। नाउ इफ यू यूज द फंक्शन ऑफ एक्स, मैंने बताया v इज द फंक्शन ऑफ y, then the fluid element abc in course of its translation suffer a change in its linear dimensions without change in included angle y sides. So due to translation, linear deformation occur and strain is developed in all directions. ओके, तो इसमें क्या होगा, एक तरह से इसकी लेंथ चेंज हो रही है, तो एक तरह से जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने पढ़ा है, इसकी डायमेंशंस में चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। तो आप अगर स्ट्रेन निकालेंगे तो एप्सिलॉन एक्स एक्स आएगा डेल यू बाई डेल एक्स, एप्सिलॉन वाई वाई आएगा डेल बी बाई डेल जेड, एप्सिलॉन जेड जेड आएगा डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। तो लीनियर स्ट्रेन रेट बोलते हैं इसे। तो लीनियर स्ट्रेन रेट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ टू द इनिशियल लेंथ पर यूनिट टाइम। तो आपने देखा कि लेंथ कितनी चेंज हुई, तो मैंने अभी दिखाया था डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी, ये जो है लेंथ चेंज हुई। तो लीनियर स्ट्रेन रेट एप्सिलॉन एक्स एक्स है क्या? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ टू इनिशियल लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ इनटू टाइम, जितने टाइम में चेंज हुई, तो ये है लीनियर स्ट्रेन रेट। तो एप्सिलॉन एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या है? डेल यू बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी, और इनिशियल लेंथ कितनी? डेल्टा एक्स और टाइम डेल्टा टी, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो एप्सिलॉन एक्स एक्स आया डेल यू बाई डेल एक्स। सेम तरीके से एप्सिलॉन वाई वाई आएगा, लीनियर स्ट्रेन रेट इन बाई डायरेक्शन, डेल वी वाई डेल वाई, इन जेड डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। ओके, तो सिंपल है, आप समझ सकते हैं इस तरह से। अब तीसरा है डिफॉर्मेशन एज वेल एज रोटेशन। अब यहाँ देखो, ये जो ए बी सी डी हमारा स्मॉल एलिमेंट था, यहाँ देखो एंगल भी चेंज हो रहा है और डायमेंशंस भी चेंज हो रही है, यानी कि ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। ओके, ऐसा कब होगा? व्हेन यूज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड v is the function of x and y. When you use the function of x and y, v is the function of x and y. In that case, the linear deformation occur along with the angular deformation, so that the angle between the sides is also changed. ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, इसलिए आप ध्यान रखें इन चीजों का।
अब आता कितना है वो देख ले, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो एंगुलर डिफॉर्मेशन कितना आता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल बिटवीन द लीनियर सेगमेंट ए बी एंड ए डी विच वर इनिशियली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए बी और ए डी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे इनिशियल में। नाउ आफ्टर सर्टेन टाइम द एंगल इज स्मॉल एंगल इज चेंजेस डेल्टा अल्फा, और यहाँ पे डेल्टा बीटा चेंज हुआ है। तो हमारा एंगुलर डिफॉर्मेशन क्या होगा, गामा एक्स वाई डॉट इज इक्वल टू डेल अल्फा बाई डेल टी प्लस डेल बीटा बाई डेल टी। अब डेल अल्फा इज इक्वल टू क्या है, यहां से अगर लिखा जाए तो ये डिस्टेंस डिवाइड बाई ये डिस्टेंस, तो क्या रह जाएगा, डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा टी। इसी तरह डेल बीटा क्या आएगा, डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल्टा टी। तो हमारा गामा एक्स वाई क्या हो गया, गामा एक्स वाई हमारा हो गया गामा एक्स वाई एंगुलर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई। ओके, तो यही हमारे पास फाइनल डेरिवेशन आ गया। अब देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो एंगल भी हमें देखना पड़, मतलब किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये देखो घूम रहा है एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो एक रहेगा पॉजिटिव डेल अल्फा बाई डेल टी और माइनस डेल बीटा बाई डेल टी नेगेटिव रहेगा। तो ओमेगा जेड कितना आएगा, 1/2 डेल बी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, तो हमारे पास जो आया रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन गामा एक्स वाई डॉट आया डेल यू बाई डेल एक्स, सॉरी डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल बी बाई डेल एक्स, और ओमेगा जेड जेड डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी आई 1/2 डेल बी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। अगर आपकी जेड डायरेक्शन में ये लिखी हुई वेलोसिटी है, इसी तरह से आप एक्स डायरेक्शन में लिखना चाहेंगे तो ये आएगी, और बाई डायरेक्शन में लिखना चाहेंगे तो ये आएगी। और एंगुलर वेलोसिटी होगी क्या, ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी वेक्टर। अब ये क्या है 1/2, आपने पढ़ा था मैथमेटिक्स में, कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन द फ्लो इज रोटेशनल देन एंगुलर वेलोसिटी इन ऑल द थ्री डायरेक्शन इज जीरो। अगर फ्लो रोटेशनल है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। तो ये देखो एंगुलर वेलोसिटी आपकी दी गई है इस तरह से। अब हम कर्ल कैसे निकालते थे ये हमने बताया, को ऑपरेटर है आई डेल बाई डेल एक्स वेक्टर ऑपरेटर, जे डेल बाई डेल बाई के जेड बाई जेड की, और बी इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी वेक्टर। तो आपका ये ओमेगा इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। व्हेन कंपोनेंट ऑफ रोटेशन ओमेगा एक्स ओमेगा बाई ओमेगा जेड जीरो देन द फ्लो इज रोटेशनल। तो फ्लो क्या होगा, रोटेशनल होगा। सो द वेलोसिटी necessary and sufficient condition to the flow to be rotational is equal to curl of velocity vector is equal to 0। तो अगर कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर हम निकालें और वो जीरो आ जाए तो समझ लो फ्लो क्या है आपका, ये रोटेशनल है। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर हम बताएंगे। इतना पढ़ लो, काफी डिफिकल्ट भी है, तो आप एक एक चीज से गो थ्रू हो जाए। ओके, थैंक यू।